नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं चर्चित और बेबाक टिप्पणी करने वाली अंशु नैथानी जी। अंशु जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। अब मामला आरएसएस से लेकर बीजेपी तक बाहर निकल चुका है। अब उनके काबू में बचा नहीं, और जब काबू में बचा नहीं तो मोहन भागवत ने देर रात सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। ये तो हम बरसों से सुनते आए, कुछ नया नहीं कहा, लेकिन पहली बार एक बच्चे के सामने वो इंटरव्यू देते दिखे। मतलब जैन जी ने देश मुट्ठी में कर लिया है। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, जैन जी ने देश मुट्ठी में कर लिया। जिस नेता को चाहेंगे उतनी देर ताता थैया कराएंगे। वो कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा भरतनाट्यम करो तो भरतनाट्यम करेगा। उसके बाद भी अगर उसका दिल नहीं भरा तो कहेगा कथक करो तो वो कथक करेगा। अब इस भूमिका में देश आ गया। और इन राजनीतिक दलों को, इनके नेताओं को जितना नचाओगे उतना ये आपका काम करेंगे। और अगर इनका डर आपने स्वीकार कर लिया तो ये रोज डराएंगे। मैं तो हैरान रहता था, इस देश में 145 करोड़ अनुमानित आवाम है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई तो हम डेटा के आधार पर पक्का कुछ नहीं कह सकते। और डेटा तो 2014 के बाद किसी चीज का नहीं है। सारे डेटा अनायास हैं, उन्हें अगर गहराई में घुसोगे तो सब हवा हवाई मिलेंगे। तो डेटा पर हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन उस 145 करोड़ में से या 140 करोड़ में से 80% हिंदू है। लगभग ये बनेगा 112 करोड़, यानी 110 करोड़, यानी 100 करोड़। 100 करोड़ हिंदू को 28 करोड़ अल्पसंख्यकों से डराया जाता है, जिसमें बौद्ध भी है, सिख भी है, जैन भी है, सब है, मुस्लिम भी है। और हमें बताया जाता है कि तुम्हारी सब कुछ इन्हीं ने छीन ली। मैं हिंदुओं से जानना चाहता हूं कि आपके गांव में 500 बीघा जमीन है तो कितने बीघा मुसलमानों ने कब्जा कर रखी है। मैं तो गांव से चलता हूं, गांव में ही बड़ी तादाद में जमीन जायदाद की बात होती है। शहर में आता हूं और वो डर अब खत्म कर दिया जैन जी ने। अब कोई डर नहीं खरीद रहा भारतीय जनता पार्टी का। और जब डर खरीदना बंद हो गया, डर की सौदा होना बंद हो गई, तो डर बेचने वाले संसद नहीं जा पा रहे, क्योंकि अब उन पर डर हावी हो गया है। जो जो चीज कर रहा होता है, अक्सर आपने देखा है, हम तो देखते चले आ रहे हैं कि जो दिल का इलाज करते हैं डॉक्टर, एक दिन उनका दिल थम जाता है और वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हजारों दिल चालू कर देते हैं, अपने दिल के साथ कुछ नहीं कर पाते। और फिर कहा जाता है फला हृदय रोग विशेषज्ञ देर रात हृदयाघात से निधन हो गया। ये आए दिन खबरें सुनते। अंशु जी, अब डर बिकना बंद हो गया। 2029 का 2026 में समापन हुआ जा रहा है। और समापन लिखित में हो न हो, एक आयाम होता है जो सामने दिखता है, वो खत्म हो गया। जो ओरा होता है वो बिगड़ गया। नक्षत्र बिगड़ गए, ग्रह बिगड़ गए, दशा बिगड़ गए। प्रधानमंत्री जी को रात 11 बजे आना पड़ा, जैसे ही मोहन भागवत ने कहा कि जैन जी बहुत अच्छी है। कैसे देख रही हैं अब इसको? जी शिव जी, आपको नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। आपने कहा कि डर का साम्राज्य खत्म हो गया, जैन जी ने खत्म कर दिया। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। एक इंसान था, एक शख्स था इस देश में, वो कई सालों से कह रहा था डरो मत, डरो मत, डरो मत। और उसने सबसे पहले डर को खत्म करने की शुरुआत की। उसका नाम है राहुल गांधी। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। जब कोई नहीं कह रहा था, जब उनकी संसद सदस्यता छीनी जा रही थी, घर छीना जा रहा था, मतलब 10 20 30 मुकदमे उन पर लादे जा रहे थे, हर तरीके से बदनाम किया जा रहा था, करोड़ों रुपए उनकी छवि बिगाड़ने पर लगाई जा रही थी, लेकिन वो शख्स कहता रहा डरो मत। और आंख में आंख डाल के देखता रहा, सवाल पूछता रहा, सवाल पूछता रहा। हंसा करते थे लोग उस पर, लेकिन वही बातें सच्ची हुई। तो वो डरो मत आज इतना बड़ा वाक्य बन गया कि वो जेनजी के जरिए प्रतिध्वनित हो रहा है पूरे देश में। ये जरूर कहेंगे कि अलग वहां से जलाई गई मशाल, वो वहां से एक व्यक्ति लेकर चला, लेकिन जब उसने बैटन थामी इन युवाओं को, तो आज गांव गांव में, शहर शहर में, हर छोटी छोटी जगह वही बात चल रही है, डरो मत।
तो सही बात है, जब इनके डर का साम्राज्य ही खत्म हो गया, उस डर के ही तो बल पर ये राज कर रहे थे, डर से ही तो हर चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। तो आज डर ही खत्म हो गया है इस देश में, और लोग अब इनको ललकार रहे हैं कि भाई आप बोलोगे कि हम कैसे विदेश गए, दीपके से पूछते हैं अपनी हैसियत बताओ, दीपके कहता है तुम अपनी डिग्री बताओ। पहले कोई कह सकता था ऐसे? ये रील बना के बोलते हैं, बच्चों के ऊपर एफआईआर कराते हैं, कुछ कराते हैं। राहुल गांधी उन 4 लड़कियों को सामने लेकर आ जाते हैं और वो बोलती हैं कि किस तरह हमारे देश में जिस पुलिस को रक्षा करनी चाहिए वही बेटियों को मार रही है, वही बेटियों के गुप्तांगों के ऊपर डंडे से प्रहार कर रही है, वो चोट पहुंचा रही है, और हम नहीं डरते इस सरकार से, हम तो सवाल करते रहेंगे। आप क्या बात कर रहे हो? जेनजी, जेन अल्फा सामने आ गए, वो सवाल कर रहे हैं, अब कोई नहीं रुकने वाला। अभी यूपी में ये देख रही थी, मतलब आपने देश को क्या समझा हुआ है लोगों को? मतलब आप राजा हैं और प्रजा है गुलाम है। अभी भी उत्तर प्रदेश में मेरे को बहुत दुख हुआ देखकर, एक स्कूल के मिड डे मील की ऐसी खबर आ रही थी जिसमें बच्चों की थाली में खाना है, उसमें पानी पानी है, एक आध कोई आलू का टुकड़ा है, और रोटी से वो दिखा रहे बच्चों क्या खा रहे हो। ऐसी बुरी हाल, इतना भ्रष्टाचार, और अपने छवि चमकाने के ऊपर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। तो जनता अब आ गई है कि भाई सिंहासन खाली करो, अब आप लोगों ने बहुत हमको झूठ फरेब के जाल में उलझा के रख लिया। तो राहुल गांधी ने ये अलग जगाई जिसको आज जेनजी लेकर चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, संघ भी आज थर थर कांप रहा है। भाई कभी ये ऐसा हो सकता था कि अपने प्लेटफॉर्म में युवाओं को बुलाएं, जेनजी को बुलाएं, उनको इंटरव्यू दें, उन्हीं के अंदाज में बात करें, और वो तो भाई इन्हीं के वाले जेनजी होंगे ना, इनके संघी घरों से निकले हुए जेनजी होंगे, लेकिन वो अलग तेवर के हैं। उस इंटरव्यू में भी बैठकर उसे एक बच्चे ने पूछ लिया कि जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें देशद्रोही क्यों कहा जाता है। कितना बड़ा सवाल पूछ लिया। मोहन भागवत से सीधे सवाल पूछ लिया कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो देशद्रोही हैं? हालांकि उनको कहना ही पड़ा, उन्होंने कहा बच्चों के साथ है, उनकी समस्याओं के साथ है, और आईना तो दिखाया ही नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। तो ये वो सरकार है जो इन बच्चों के ऊपर लाठियां डंडे बरसाती है, पैलेट गन चलवाती है, उनके ऊपर AK-47 चलाती है। लेकिन अब ये बच्चे डरने वाले नहीं हैं, ये डर ही नहीं रहे। आपका डर का साम्राज्य ढहा दिया गया है, किला ढह गया है। बहुत मुश्किल है, ये घरों से नहीं निकल रहे, अपने संसद में नहीं आ रहे, बयान नहीं दे रहे, छुपते फिर रहे हैं। और राहुल गांधी का खौफ देखिए, ऐसा कभी हुआ था? जिस राहुल गांधी को षड्यंत्र करके इन्होंने संसद सदस्यता खत्म करवाई, घर छिनवाया, बाहर करवाया, आज उस राहुल गांधी के पास ये अपने दूत किरण रिजिजू को भेजते हैं कि भाई हमारी बात सुन लो, ये बिल पास करवा दो। हालांकि बाद में फिर पीछे हट गए, उसी से डिलिमिटेशन का लाए नहीं, थोड़ी सी सद्बुद्धि आ गई। उन्हीं राहुल गांधी से डरते हैं कि जब उनका कोई कार्यक्रम होता है, षड्यंत्र तो फिर भी बहुत करते हैं। अभी प्रयागराज में कार्यक्रम था छात्रों की गूंज, जो KP ग्राउंड है वहां, उसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब कोई चीज से बाज नहीं आते। फिर वहां रातों रात जो हुआ, बहुत मुझे सूचनाएं मिली कि छात्र जुलूस ले लेके निकल रहे हैं, लाखों छात्रों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था। और KP ग्राउंड जहां जिस जगह होना है, वो जो संस्था है, आप मतलब हैरत में पड़ जाएंगे जान के, वो संस्था की शुरुआत करने में और उस संस्था को जमीन दिलवाने में, सब चीज में मोतीलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। सोचिए, उसी परिवार का कोई सदस्य उस ग्राउंड में आके सभा करना चाहता है, जिसके परिवार में उनके परनाना नहीं उसको बनाया, वहां उनको इजाजत नहीं दी जा रही। क्यों? वो तो नहीं मना कर रहे होंगे, सरकार का दबाव ऐसा। लेकिन जब छात्रों ने जुलूस निकाल दिया, कहा गंगा की कसम खाते हैं रौद्र रूप धर लेंगे, पूरा प्रयागराज जेनजी से भर जाएगा, तो प्रशासन एकदम कांपने लगा, भाई ये नहीं चलेगा। और वहां ऐसा हुआ, मुझे जो खबरें मिल रही थी प्रयागराज से, कि नहीं मिलता है KP ग्राउंड, तो शहर में जो बोलिए जो जगह वो हम देंगे। मतलब शहर उमड़ा पड़ा है, जो युवा हैं उमड़े पड़े हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए, कि सभा तो कैंसिल हो ही नहीं सकती, ये एक मैदान भी कैंसिल कर दे, कहीं भी हम और आपका रातों रात इंतजाम कराएंगे। तो जब इस तरह की बातें देखी, यही तो है ना, डर का माहौल खत्म कर दिया। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, इन छात्रों को, लड़कों को कोई नहीं डरा पा रहा है। तो उसके बाद वो कैंसिलेशन उन्होंने खत्म किया और बोल दिया आप जी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत शर्तें लगाई कि वही जो छोटी मोटी होती है, सफाई कर देना और ये कर देना बाद में। लेकिन बड़ी बात, उसी KP ग्राउंड में अब छात्रों का गूंज कार्यक्रम होगा और राहुल गांधी वही छात्रों से संवाद करेंगे। तो डर,
पूरा खत्म, डर का बाजार खत्म, डर का खरीदार कोई नहीं बचा, अब उल्टा ये डर रहे हैं। और आपने तो कहा 2029, 2026 में पार लगा लें, ये तो मैं तो बहुत मुश्किल इसको देख रही हूँ शिव जी। मुझे तो नहीं लगता कि ये 2026 भी पार लगा पाएंगे, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन गई है कि इनको कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। वहीं घेराव, वहीं छात्र कह रहे हैं आप करके दिखाइए ऐसा। और राहुल गांधी शुरू से ही कह रहे हैं डरना नहीं है, और डर के आगे जीत है। और वो ये जीत अब देश भर में सबको नजर आ रही है कि दबाओगे, मतलब इतना मत दबाओ कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाता है। अब नहीं डरने वाले लोग। यही कुछ बात है शिव जी, यही माहौल है आज का, तो भाई देश में यही माहौल है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे राहुल गांधी का प्रोग्राम होता है कोटा में, राजस्थान का पूरा प्रशासन उस प्रोग्राम को रोकने में लग जाता है। वहां 17 तारीख का प्रोग्राम था तो 15 तारीख को दीपके का प्रोग्राम जयपुर में लगवा दिया। दीपके को किसी ने थप्पड़ मार दिया कि जूता मार दिया, क्या कर दिया, वहां बवाल हुआ। बहरहाल कोटा में एक शानदार प्रोग्राम हुआ। खबर उठी कि बच्चे हिंदी में सुनना चाहते थे, राहुल ने इंग्लिश में बोल दिया। बड़ा तेजी से इस बात का विरोध हुआ। अरे कौन किस में बोल रहा है, आपको कोई रोक रहा है, आप इंग्लिश में बोलो। अब इसके बाद अगला प्रोग्राम था वो देहरादून में था। देहरादून में जैसे ही ग्राउंड बुक किया, होता रहा। अंतिम दिन पता लगा कि राहुल गांधी की भीड़ ना आ जाए, तो प्रोग्राम झट सीधे वो कैंसिल कर दिया गया, और जो वहां प्रोग्राम चल रहा था उसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। फिर वहां एक पॉप सिंगर का गाना कराया गया, पहले टिकट फिर फ्री कर दिया गया। फिर भी वहां भीड़ नहीं जुटी, और राहुल गांधी के प्रोग्राम में 1 लाख से ज्यादा का छात्रों का हुजूम। और दूसरे दिन फिर आपने जंतर मंतर पर उसका असर देखा। कल रात जो राहुल गांधी ने किया वो वाकई काबिल तारीफ काम था, कि अपनी सरकार के हिला के रख दिया कि झारखंड में बच्चों के साथ खड़े हैं। क्या नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में है हिम्मत? आओ, अभी क्या बिगड़ा है? बोलो चलो हमसे गलती हो गई, जनता मंत्र नहीं पहुंचे थे, हम आ रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री है, हम आ रहे हैं आपकी बात सुनने। झारखंड जाइए, वहां तो दूसरी की सरकार है, कम से कम एक सरकार को ध्वस्त करिए, जाइए। नहीं जा सकते। अब तो आप भयंकर डर गए हो, क्योंकि आपने अपने रिपोर्टर भेज के देख लिए। चमन चोपड़ा, अमन चोपड़ा, रमन चोपड़ा, जाने कौन कौन से चोपड़ा गए। एक का तो आपने लवड़म भोज्यम कर दिया। वो बेचारे कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? पाठशाला बंद करवा दी। पाठशाला भी, मैडम की पाठशाला भी बंद हो गई। अरे जब 90,000 स्कूल बंद हो गए तो पाठशाला चलेगी कैसे? 90,000 स्कूल बंद हो गए तो पाठशाला कैसे चलेगी? पाठशाला भी बंद होगी। जब आपने दर्जनों मदरसे बंद कराए, हिंदुओं ने सोचा मदरसे बंद हो रहे हैं, तो फिर 90,000 स्कूल बंद करा दिए। अब 90,000 स्कूल बंद हुए तो फिर उन्होंने कहा कि पाठशाला, तो उन्होंने पाठशाला भी बंद करा देते हैं। जब जो बंद कराने पे उतारू होता है, उसके लिए न मदरसा, न पाठशाला, न स्कूल। उन्हें तो शिक्षा की व्यवस्था चौपट करनी है। ये आप समझिए, क्या मदरसा, क्या स्कूल, क्या पाठशाला। अब पाठशाला बंद, अब छात्रों की गूंज के आगे सब कुछ बंद करना पड़ेगा। साहेब, आप रोज तुलना कर देते हो अमीर देशों से। आपकी जीडीपी वर्ल्ड वाइड 3.5% है। आप काहे पे फूले फिर रहे हो? काहे का गुमान है? मैं मानता हूं कि जहां आप टच हो वहां बहुत पैसा है, अपार संपत्ति है, लेकिन जिस दिन आपका किला दरका नहीं, उनका सबसे बुरा हाल होगा। एक टाइम अनिल अंबानी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज लोग उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। वक्त और हालात। अंशु जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भागवत की मीटिंग के जैसे ही हुआ बच्चों के साथ प्रोग्राम, उसके थोड़े देर में योगी आदित्यनाथ को लगा कि जब भागवत ने सरेंडर कर दिया तो अब हम क्या करें। आप संयोग देखिए, 8 बजे भागवत जी की मीटिंग खत्म होती है बच्चों से, 11 बजे वही केपी ग्राउंड फिर तैयार हो जाता है कि रैली कर लीजिए। कोई तो बात है। इस समय योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हम भागवत से बुराई ना लें। नरेंद्र मोदी और शाह से भागवत अब दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब भागवत ने कहा कि 75 वर्ष पे अपना पद छोड़ देना चाहिए,
तो मोदी ने कहा, मोदी के समर्थक जैसे निशिकांत दुबे लोग उतर पड़े कि यहां तो 25 वर्ष तक दिल्ली में कोई स्थान खाली नहीं है, और जो 75 वर्ष का जिक्र कर रहे हैं वो खुद भी तो 75 वर्ष के हो चुके हैं, पहले वो साबित करें कि हमने छोड़ दिया, फिर दूसरा साबित करेगा। उस दिन भागवत को लग गया था कि मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पास अब कोई ऐसा पेचकस या प्लास नहीं है जो इनके बोल टाइट कर सकूं। और सबसे बड़ा अब डर उन्हें तब हुआ है जब से प्रियांक खरगे ने उनसे कहा कि प्रपत्र दिखाइए। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये आग नहीं बोई होती, ये नफरत नहीं बोई होती, तो मुझसे 100 साल में किसी कांग्रेसी सरकार ने प्रपत्र नहीं मांगे, कभी कांग्रेसी सरकार ने हमें एनजीओ नहीं बताया, तुमने एनजीओ बता के लाल किला की प्राचीर से हमारे कागज मंगवा दिए, तुम हमारी कब्र खोदने पर तुले हुए हो। तो फिर भैया हम तो जा रहे हैं जैन जी के साथ। अब आरएसएस के वो जो एक नेता थे लिमये जी, वो क्या कहेंगे? वो कल तक इनको जैन जी को आतंकवादी जाने किस किस संगठन से जोड़ रहे थे। मामला ऐसे ही नहीं है, बड़ा पेचीदा बन चुका है ये। अंशु जी, आप स्वेटर कभी बुनती होंगी तो देखती होंगी, उसकी अगर एक फंदा खुल जाए तो फिर उधेड़ते चले जाइए, उधेड़ते चले जाइए, फिर वो तभी बंद होता है जब अंतिम उधड़ जाएगा। तो ये बीजेपी का उधड़ना शुरू हो गया है, अब स्वेटर बीजेपी का खुल गया है, और ये तभी रुकेगा जब अंतिम पायदान पर पहुंच जाएगा। सही बात। ये मेरा अपना आकलन है। मेरा नहीं, आपसे बिल्कुल सवाल सही ये है कि अब भागवत के सरेंडर करने के बाद एक ही चारा बचा है कि मोदी और शाह इस्तीफा दे, इसके अलावा अब कुछ बचा नहीं है। और अब 4 दिन बचे हैं, आज भी संसद स्थगित हो गई, संसद स्थगित हो गई, अब 4 दिन बाकी है। ये तय करेंगे मोदी और शाह के भविष्य की व्यवस्था। बिल्कुल। कैसे देख रही हैं? और बिल्कुल, और राहुल गांधी इन्हें निकलने नहीं देंगे, इनको अपने घरों में बंद कर देंगे, मतलब पूरा घिरे हुए हैं। उधर आरएसएस सोच रही है कैसे पल्ला छुड़ाया जाए। देखिए बात यह है कि आरएसएस इनकी पितृ संस्था है, इनका संगठन पूरी तरीके से आरएसएस के ऊपर टिका हुआ है। ये चुनाव भी जीतते हैं, जो कुछ भी करते हैं उनके बिना इनका करना संभव नहीं है। वो नड्डा जी ने कहकर देख लिया था कि भाई हमें इतनी जरूरत नहीं आरएसएस की, उसके बाद ही जो चुनाव हुए आरएसएस ने अपना दिखा दिया तेवर, ठीक है, हाथ पीछे खींचे, और वहां पर बीजेपी को अपना आईना नजर आ गया कि भाई जो आरएसएस के लोग नहीं पहुंचेंगे बूथ बूथ पे तो हम नहीं जीत सकते। फिर वो ऐसे बयान उन्होंने नहीं दिए कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस तो इनका पिता है, माँ बाप है। अब उसने देख लिया कि बेटा मेरा नालायक हो चुका है पूरी तरीके से, अब इसको नौकरी से निकाला जा रहा है, अब मेरा घर कैसे चलेगा? घर ही नहीं जब मेरा चलेगा, घर में पैसा ही नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं इस नालायक बेटे का? अब वो कह रहा है कि जो मेरे बाकी 4-5 और बच्चे हैं, तो उसमें से जो अब मेरा लायक है, जो चला सकता है घर को, जो अच्छी नौकरी चला सकता है, अब मैं उसको बनाऊंगा मुखिया। तो बात यही है, आरएसएस के लिए कोई मोदी शाह से उनको प्रेम नहीं है, प्रेम है सत्ता से, और जो दिलवा के देगा सत्ता वही उनका बनेगा मुखौटा, या उनका जो कहा जाए उनका प्यारा बनेगा, और वही जो है नेतृत्व संभालेगा। तो ये अब मौका आ गया है, आरएसएस ने दिखा दिया है। जो आपने कहा कि 75 वर्ष की बात हो या कोई भी बात हो, और जेनजी के हवाले से भी कह दिया कि देश के साथ ठीक नहीं हो रहा है और दबाओ मत। तो ये संकेत पूरे आ गए हैं कि नेतृत्व बदलने की बात हो रही है। कैसे आए थे मोदी जी? मोदी जी भी कैसे आए थे याद करना चाहिए, आरएसएस की उंगली पकड़कर ही आए थे। और तब कैसे जो आडवाणी जी और बाकी वो मार्गदर्शक मंडल में गए थे, उन लोगों का क्या हाल हुआ था? तो बिना संघ के मदद के आ जाते क्या? आज संघ वही चाह रहा है कि आप हमारे लिए अब काम के नहीं रहे, हमें सत्ता चाहिए। और ठीक बात आपने कही, प्रियांक खड़गे ने जो सवाल उठाया है, आप सोच लीजिए अगर इनकी सत्ता चली गई, और ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है उनके रहते हुए अब नजर नहीं आ रहा है कि 2029 में कोई सत्ता बीजेपी हासिल कर ले, तो जाहिर सी बात है आरएसएस के लिए डर और भय का माहौल तो व्याप्त होना ही होना है। तो इसीलिए ये नेतृत्व में बदलाव होगा ही होगा, जितना जल्दी होगा आप देख लीजिए। और तब क्या घमासान मचेगा, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए अंदर खाने तो आरएसएस की विचारधारा, और आरएसएस ही देश को चला रहा है। हर यूनिवर्सिटी में, हर संस्थान में, हर जगह आरएसएस के लोग हैं। प्रधानमंत्री आरएसएस के है भैया आपके, तो वो तो आरएसएस पितृ संस्था है। आपको नहीं समझेगी काम के लायक, आपको भी जाना पड़ेगा।
तो ये समझा जाए कि कहां से चीजें चल रही हैं। जो कहते थे हम सुप्रीम हैं, हम अब तो आरएसएस को भी नहीं मानते, अब वो अपने घरों के अंदर बंद है और सोच ले कि इससे पहले बीजेपी में कोई बड़ा बदलाव होगा तो क्या होगा। लेकिन विपक्ष के भी तेवर बहुत टाइट है, विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है, कुछ बदलाव कर ले। जैसे कहते हैं ना, घर के बदल डालूंगा। अब बदलने से कुछ नहीं होगा, लोग ये जान गए कि भाई ये तो एक ही है, तन तेरा मन मेरा, आरएसएस बीजेपी, है ना। तो अब ये इस भुलावे में नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता ये नेतृत्व भी बदलाव कर दे, कुछ कर दे तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अब देश में होने वाला है। आपको क्या लगता है? जी, आवाज नहीं आ रही शिव जी। मैं भी ये बात समझ रहा हूं कि स्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर समय रहते हो जाता तो जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होता, सरकार पर संकट नहीं आता, मानसून सत्र में सरकार जो चाहती वो कर लेती। प्रधान को रोकते रोकते ये इस्तीफा की जो आग थी वो अमित शाह के पद पर जलने लगी और अमित शाह चपेट में आ गए। अब पिछले 10 दिन से अमित शाह को रोकने के चक्कर में मोदी जी चपेट में आ रहे हैं। अगर अमित शाह का इस्तीफा अब भी जल्दी मोदी जी ले लें तो मोदी जी सुरक्षित बच सकते हैं। जितना लेट कर रहे हैं अमित शाह का इस्तीफा, उतना ही मोदी जी संकट में आते चले जा रहे हैं। और जनता भी सोच रही है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। रात 11 बजे वो आके अंगोछा बेचने लगे, स्वदेशी का जिक्र करने लगे, कभी विदेश चले जाते हैं, कभी स्वदेश आ जाते हैं, कभी बच्चों को समझाते हैं, कभी फ्रेंड्स पे आ जाते हैं, फिर रात भाइयों बहनों पर आ गए, फिर दोस्तों पर आ गए। तो तय तो करें। बताते नहीं है कि जब हम काम नहीं कुछ कर पाते हैं तो हमारा हर शब्द अलग थलग होता है। अंशु जी, हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ये जितने एंकर झूठ बोलते हैं इनके सामने टीपी चलती है कि उन्हें झूठ परोसना है। हमारे लोगों के सामने हम इतने बड़े संस्थान नहीं है, हम इतने बड़े, कोई टीपी नहीं है, हमारा ये टीपी है। और इस टीपी में जो आ रहा है वो पढ़ते चले जा रहे हैं। सच का टीपी है। देखिए, हमें तो किसी का एजेंडा नहीं चलाना है ना यहाँ पे कि जो हम टीपी में पढ़ के चलाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें याद ही नहीं रखना कल क्या बोला था। बस हम तो कल भी सही बोले थे, आज भी सही बोल रहे हैं, तो हमें टीपी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं इस बहस को समेटना चाहूंगी क्योंकि समय भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगी कि जो हम निर्भीक पत्रकारिता कर रहे हैं, आप उसे जारी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए काम किए, तो आपसे छोटी सी एक गुजारिश है, वो ये, बहुत बड़ी नहीं है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारी आवाजें बनी रहें और इसी ताकत के साथ बनी रहें। तो वो तभी बनेगी जब आप हमारा सहयोग करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जो मीडिया पे बात आई कि भाई जब जंतर मंतर का आंदोलन हो रहा था तो इनके कोई गोदी मीडिया वहां नहीं गए, क्योंकि भाई इनकी केंद्र की सरकार के खिलाफ हो रहा था। झारखंड में चूंकि विपक्ष की सरकार है तो ये भागे भागे वहां चले गए और वहां क्या परोस रहे हैं, वही नैरेटिव कि जंतर मंतर में बिरयानी मिल रही थी, यहाँ मंदिर का लंगर मिल रहा है। कोई नहीं खरीदेगा आपका ये नैरेटिव, किसी को नहीं चाहिए ये आपकी बातें। और उसके बाद इनके साथ क्या होता है, जगह जगह से खदेड़े जाते हैं, भगाए जाते हैं, इनको बुरी बुरी बातें कही जाती है। आप खुद ही ऐसा काम कर रहे हो, आप इस तरह से विभाजन कर रहे हो भाई यूथ के अंदर। आप कह रहे हो जंतर मंतर का यूथ आवारा है, बिरयानी खाता है, बेकार है, और झारखंड का बहुत अच्छा है क्योंकि वो मंदिर का लंगर खा रहा है। अरे मुद्दे की बात करो ना। राहुल गांधी ने तो खुद ही कह दिया अपनी सरकार के खिलाफ, जैसे आपने कहा कि भाई छात्र का मुद्दा है, कहीं भी हो रहा है, किसी की भी सरकार है, हम उनके साथ हैं। और ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है, उसमें भी विभाजन। तो भाई कई संपादकों की नौकरियां जा रही हैं, पाठशालाएं बंद हो रही हैं, क्योंकि भाई जिनके लिए आपने नैरेटिव तैयार करना है उनके लिए भी कर नहीं पा रहे हो ना आप, उनके लिए भी आप मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। तो अब देश के बारे में थोड़ा सोचिए, मतलब ये जो चीजें हैं इसको बंद करिए, क्योंकि देश अब इसको अस्वीकार कर रहा है।
सबसे ज्यादा जंतर मंतर का आंदोलन कवर किया ऑल्टरनेटिव मीडिया ने कवर किया, और ऑल्टरनेटिव मीडिया की तरफ ही लोग देख रहे हैं कि सच तो ये बताएंगे, चैनल झूठ बोल रहा है। चैनल में खबर देख के वो तुरंत ऑल्टरनेट मीडिया की तरफ आते कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, वो तो झूठ ही बोल रहे हैं। तो ऐसी अपनी छवि बनाने से बाज आइए, क्योंकि देश में आप भी टारगेट पे है, आप भी हमारे भाई बंधु हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप सही रास्ते पर आ जाइए। तो दर्शकों, इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। क्या आपको चर्चा ये अच्छी लगी और आप क्या इस मुद्दे के बारे में सोचते हैं? क्या वाकई देश से डर समाप्त हो गया है और राहुल गांधी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है? अपनी कमेंट करके हमको बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा में हमें यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।